माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज का वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसको माइक्रोब्स की मदद से कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। हम जानते हैं कि बहुत सारा जो है वेस्ट वाटर सिटीज़ में और टाउन्स में, शहरों में और कस्बों में हर रोज़ ऐसे ही जनरेट हो रहा है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा, और ज़्यादातर जो इस वेस्ट वाटर का कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, यानी ह्यूमन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इसको जो है इस मेजर कंपोनेंट इसका होता है। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज, और इस वेस्ट वाटर को हम सीवेज भी कहते हैं, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम सीवेज के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स, जैविक पदार्थ होते हैं, और इसमें माइक्रोब्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, और ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं सीवेज में वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिजीज कोज करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली, क्या हमने कभी सोचा है कि इतना ज़्यादा सीवेज जो शहरों में और कस्बों में बनता है वो कहाँ पर डिस्पोज होता है, कहाँ पर उसको नष्ट किया जाता है। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली, इस सीवेज को हम नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर्स में, नदियों में, स्ट्रीम्स में, धाराओं में डायरेक्टली हम ऐसे ही उसको मिला नहीं सकते, और इसको हम समझ सकते हैं क्योंकि वो रिवर को और स्ट्रीम्स को भी गंदा कर सकता है। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, इसको डिस्पोजल करने से पहले, रिवर्स और स्ट्रीम्स में भेजने से पहले सीवेज को का ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिससे कि इसको लेस पॉल्यूटिंग किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स, और जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, और जो ट्रीटमेंट किया जाता है हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स के द्वारा ये 2 स्टेजेस में किया जाता है। नंबर फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े और छोटे पार्टिकल्स होते हैं सीवेज में, उनको फिल्ट्रेशन से या फिर सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन मतलब छानकर, सेडिमेंटेशन उनको तल पर जो है प्रेसिपिटेट करके उनको फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है। फिजिकली मतलब मैन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनके भी कुछ स्टेजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फ्लोटिंग डेब्रिशन का मतलब होता है जो बहता हुआ मलबा होता है, यानी सीवेज के ऊपर जो बहता रहता है उसको सबसे पहले बार बार फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डेब्रिस को हम रिमूव करते हैं। देन द ग्रिट, सोइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। उसके बाद ग्रिट, जिसमें सोइल आती है या फिर छोटे छोटे पत्थर आते हैं, कंकड़ आती हैं, उनको सेडिमेंट करके नीचे प्रेसिपिटेट करके उनको रिमूव किया जाता है। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी सॉलिड, और जो सभी सॉलिड, सोइल और स्मॉल पेबल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो बनाते हैं प्राइमरी स्लज, इंपॉर्टेंट। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और जो सुपरनेटेंट का मतलब है जो बहने वाले होते हैं उनको इफ्लुएंट कहते हैं, यानी जो नीचे सेडिमेंट हो गए वो प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर बहते हैं उनको कहते हैं इफ्लुएंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो सेडिमेंट हो गया प्राइमरी स्लज उसको तो हम रिमूव कर लेंगे फिजिकली, लेकिन जो बचा हुआ रह गया, ये धारा रह गई, यानी बचा हुआ जो बह रहा है वेस्ट वाटर, उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। यह सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डायग्राम, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। प्राइमरी इफ्लुएंट जो बना, प्राइमरी स्लज निकाल के प्राइमरी इफ्लुएंट जो बचा हुआ है उसको बड़े बड़े एरेशन टैंक्स जिनसे हवा पार होती रहती है उनमें भेजा जाता है, जहाँ पर इनको कॉन्स्टेंटली लगातार एजिटेट किया जाता है, लगातार इनको घुमा के मिक्स कर दिया जाता है, और इनसे एयर पंप की जाती है, एयर इनमें पास की जाती है। ये लार्ज टैंक्स है, इनसे लगातार एयर पास होती रहती है, और इनको ये रोटेटर है, ये घुमाते रहते हैं। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks।
मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जब इनको बार बार एजिटेट किया जाता है तो इससे जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं, तो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स फ्लोक्स में बदल जाते हैं। फ्लोक्स इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लोक्स क्या होती है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया के वह मासेस यानी वह बैक्टीरिया जो फंजाई से जुड़कर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी जो बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट से जुड़कर एक मैश लाइक यानी जो जाल जाल टाइप होती है ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको कहते हैं फ्लोक्स। फ्लोक्स में बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। और ग्रो करते वक्त जब ये फ्लोक्स ग्रो होते हैं तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये इफ्लुएंट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट में प्रेजेंट होगा उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इससे क्या होता है, फ्लोक्स जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे तो उससे जो सीवेज होगा उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी होगी इफ्लुएंट की, वो घट जाएगी। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। अब BOD क्या है? BOD का मतलब है कि 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए यानी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाह रही है। यानी 1 लीटर में 1 लीटर वाटर लिया, सीवेज वाटर है, इफ्लुएंट है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी बीओडी कहलाती है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। और सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी अच्छी तरीके से घट नहीं जाए। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly। जो BOD टेस्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितनी ऑक्सीजन अपटेक कर रही है इसके रेट को जो है मेजर करता है किसी वाटर के सैंपल में। और फिर इनडायरेक्टली BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। और इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, BOD उसका भी मेजर है कि वाटर में कितनी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इसको भी मेजर करता है। ये नोट है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। ये क्वेश्चन हमें नीट में हमेशा पूछा जाता है। जितनी ज़्यादा BOD होगी वेस्ट वाटर की उतना ही उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, उतना ही वो वाटर पोल्यूटेड होगा। यानी अगर BOD कम होगी तो कम ऑक्सीजन लगेगी, कम ऑक्सीजन लगेगी तो कम उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, कम ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो कम पोल्यूटिंग होगा। अगर ज़्यादा BOD होगी वेस्ट वाटर की तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacteria flocks are allowed to sediment। और अगर एक बार जब BOD सीवेज या वेस्ट वाटर की अच्छी तरीके से घट जाती है तो जो इफ्लुएंट बचता है उसको सेटलिंग टैंक में हम भेजते हैं जहाँ पर जो फ्लोक्स बने थे हमारे वो सेडिमेंट कर जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और जो ये सेडिमेंट बनता है, जो फ्लोक्स नीचे बैठ जाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। यानी प्राइमरी स्लज था प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो सॉलिड नीचे बैठ गए थे प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो प्राइमरी स्लज, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरियल फ्लोक्स थे वो जब सेडिमेंट कर जाते हैं तो वो एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। और जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है इसका एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट यानी स्मॉल क्वांटिटीज की वापस फिर से एरेशन टैंक्स में भेजी जाती है जिससे कि वो इनोकुलम के रूप में यूज़ की जा सके। इनोकुलम होता है जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दही को बनाने के लिए दूध में फिर से दही डाली जाती है, ऐसे ही फिर से साफ करने के लिए सीवेज को एक्टिवेटेड स्लज वापस भेजा जाता है ताकि और वेस्ट वाटर आ रहा है हमारा उसको फिर से साफ किया जा सके। द रिमेनिंग पेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और जो रिमेनिंग बचा स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज का रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लार्ज टैंक्स में भेजते हैं जिनको कहते हैं एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। यहाँ पर जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं यानी जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते अपने ग्रो के लिए, वो जो स्लज हुआ था हमारा एक्टिवेटेड स्लज उसके जो बैक्टीरिया हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो उसके फंजाई होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं।
During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते वक्त जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। इन दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस। इन ये गैसेस जो बनती हैं ये बायोगैस बनाती हैं। एंड कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लामेबल। और इनको एनर्जी के सोर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये इनफ्लामेबल होती हैं, जल जाती हैं। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्लुएंट है जो ऊपर बहता रहता है, जो सलज था वो तो हमने एनारोबिक टैंक्स में भेज दिया, जो इफ्लुएंट बचा था ऊपर का पानी वो फिर से नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में वापस भेज दिया जाता है। एन एरियल व्यू ऑफ सच ए प्लांट इज शोन इन फिगर 10.7। ये व्यू दिया गया है, सीवेज प्लांट का व्यू दिया गया है, ये जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरीडे अक्रॉस द ग्लोब। हम इसकी सराहना करेंगे कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर यानी बहुत हजारों लीटर, हजारों करोड़ों लीटर पानी पूरे संसार में बचा रहे हैं। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ। और ये मेथोडोलॉजी साफ करने की जो प्रैक्टिस है ये एक सदी से भी ज़्यादा से इस्तेमाल की जा रही है मेथड पूरे संसार में। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोब ट्रीटमेंट। और अब तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है सीवेज का उसका मुकाबला कर सके। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। हम जानते हैं कि हम इससे परिचित हैं कि जो सीवेज है वो अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण सीवेज लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी। लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अब तक इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर्स लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बोर्न डिजीज। इसलिए क्या हुआ है, जो अनट्रीटेड सीवेज बच जाता है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास नहीं है तो कुछ अनट्रीटेड सीवेज बच जाता है जो डायरेक्टली रिवर्स में भेज दिया जाता है, जिससे बहुत सारी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है और जो वाटर की डिजीज़ हैं वो भी फैल जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की जो मिनिस्ट्री है उसने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया था, जिससे कि जो मेजर रिवर्स है हमारी कंट्री की उसको पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। अंडर दिस प्लांट इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। और इस जो ये प्लान थे गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान, इन प्लान्स के अंतर्गत ये प्रपोज किया गया था कि बहुत सारे ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं जिससे कि ट्रीटेड सीवेज ही, साफ किया पानी ही रिवर्स में डिस्चार्ज किया जा सके। ए विजिट टू ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन प्लेस नियर वुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस जो बनती है, मीथेन बनती है, उसको प्रोड्यूस करने में कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as a fuel। बायोगैस एक गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि बहुत सारी गैसेस होती हैं उसमें, उसको मिलाकर बायोगैस कहते हैं। और जो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। और जो बायोगैस है वो माइक्रोब की एक्टिविटी से प्रोड्यूस्ड होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, और इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज एंड एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब्स बहुत सारे एंड प्रोडक्ट गैसेस, यानी ऐसे एंड प्रोडक्ट जो किसी रिएक्शन के अंत में बनते हैं, ऐसे गैस के एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में के दौरान बनते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंत में गैसेस प्रोडक्ट्स बनते हैं जो माइक्रोब्स बनाते हैं। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट दैट यूटिलाइज। और कौन सी गैस बनेगी ये उस पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा सब्सट्रेट या कहें कौन सा रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इन द एग्जाम्पल सीटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डफ, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज CO2। और जो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे डफ के फर्मेंटेशन में, जो आटा बनाया जाता है, चीज़ मेकिंग में और ब्यूरेजेस में, पेय पदार्थ में के दौरान जब पेय पदार्थ का फर्मेंटेशन किया जाता है तो जो मेन गैस बनती थी वो CO2 थी।
ये इनके सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही थी, डफ पर, चीज़ मेकिंग और ब्यूरेजेस पर। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens. ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोज के मटेरियल पर, यानी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, उन पर ग्रो करते हैं एनएरोबिकली बिना ऑक्सीजन के, और ये ग्रो करके लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन बनाते हैं। मीथेन के साथ साथ CO2 और H2 भी बनाते हैं। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोजेंस। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम, और एक कॉमन बैक्टीरियम उस मिथेनोजेंस में जो आता है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ये इंपॉर्टेंट है। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. जैसा कि हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पढ़ा, जो ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये एनएरोबिक स्लज में पाए जाते हैं जब सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है। These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. और दूसरी जगह ये बैक्टीरिया जो हैं कैटल का जो रूमेन होता है, यानी रूमेन स्टमक, कैटल का जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैटल के रूमेन में भी पाए जाते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. बहुत सारे सेलुलोजिक मटेरियल जो कैटल के फूड में प्रेजेंट होते हैं वही रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी जब फूड खाएगी कैटल, वो सेलुलोजिक मटेरियल का बना होगा, तो जब फूड खाएगी तो वो रूमेन में जाएगा, वहाँ पर भी ये सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। और रूमेन में क्या होता है, जो ये मिथेनोजेंस बैक्टीरियम होते हैं ये सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं रूमेन में, और जो कैटल का न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड अदा करते हैं, यानी कैटल को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। Thus the excreta dung of cattle commonly called गोबर is rich in these bacteria. इसलिए जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का, जिसको डंग या गोबर भी कहते हैं, वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया में रिच होता है, उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस commonly called गोबर गैस। और डंग का यूज़ यानी कैटल के एक्सक्रीटा का यूज़ हम बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कॉमनली गोबर गैस कहा जाता है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक 10 to 15 deep feet in which biowaste are collected and slurry of dung is fed. सबसे पहले क्या किया जाता है, बायोगैस प्लांट स्ट्रक्चर है। बायोगैस प्लांट एक कंक्रीट का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ टैंक होता है, और ये 10 से 15 फीट गहरा होता है, और जिसमें जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर गोबर यानी डंग डाल दिया जाता है। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, और स्लरी के ऊपर, डंग के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर, तैरता हुआ कवर हम ढक देते हैं। विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबल एक्टिविटी। और जो ये फ्लोटिंग कवर है, ये इसका जो इसकी हाइट है वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जैसे कि जो गोबर गैस है वो टैंक में प्रोड्यूस्ड होती रहती है। यानी जैसे जैसे गोबर गैस टैंक में प्रोड्यूस्ड होगी, जो हमने कवर ढका था वो ऊपर उठता जाएगा। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. जो है बायोगैस प्लांट है, इसमें एक आउटलेट होती है जिससे एक पाइप कनेक्ट होता है, जिससे कि जो गैस इसमें बन रही है उसको हम आसपास के जो घर हैं उसमें पहुंचा सकें और इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकें। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर। जो स्लरी यूज हो चुकी है उसको एक और आउटलेट होता है, और इस आउटलेट से स्पेंट स्लरी को हम रिमूव कर देते हैं, और इस जो स्पेंट स्लरी है उसको फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में यूज कर लेते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। कैटल का जो डंग होता है वो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पर जो कैटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। इसलिए जो बायोगैस प्लांट हैं वो रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में, गाँव में ज़्यादा बिल्ट किए जाते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। जो बायोगैस बना इसको कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI and Khadi and Village Industrial Commission KVIC.
और जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी थी वो सबसे पहले इंडिया में डेवलप की गई, क्यों, किसकी मदद से? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की मदद से, और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये दो संस्थाएं हैं, इनकी मदद से इस्तेमाल की गई। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. अगर आपका स्कूल किसी विलेज के पास स्थित है तो ये जानना रोचक होगा कि वहाँ पर कोई उस गांव में बायोगैस प्लांट है या नहीं है। विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। किसी बायोगैस प्लांट को विजिट करिए और जो बायोगैस प्लांट को पीपल मैनेज कर रहे हैं उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये बायोगैस प्लांट दिया गया है, ये बायोगैस प्लांट है, 10 से 15 फीट का होता है। ये सर इसमें एक यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी जो CBSE के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, ये यहाँ पर डैश डैश कर दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, CH4CO2, या फिर यहाँ डैश डैश कर दिया जाएगा, ये इसका नाम लिखे, गैस होल्डर, स्लज कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है, यहाँ से, डंग, ये वाटर, ये इनके नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गैस बाहर निकलती है, ये एक आउटलेट है। यहाँ पर ये CH4CO2 मीथेन गैस बन रही है। ये गैस होल्डर है जिसमें जो गैस को होल्ड करता है, ये गैस यहाँ से नीचे से आती है और इसमें गैस रहती है जिससे आउटलेट से बाहर निकाल जाता है। यहाँ से स्लज हम प्रोवाइड करते हैं इससे। ये डाइजेस्टर है, यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यहाँ से भी डंग और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।